सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई नो ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा, इस वजह से जल्दी मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाती हूँ। और आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर के ऊपर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है बेटा, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपको अच्छे से जल्दी समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया। ये 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो 6 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतने अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो कि किसी भी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस चैप्टर में से, तो आप फटाक से उसका आंसर कर दो, तुरंत आप उसका आंसर दे दो, ठीक है? चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, किसी भी प्रकार का आंसर पूछा जाए तो। अब उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी को यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पूरी एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो बनाए हैं, ताकि आपको ना नोट्स बनाने पड़े, ना एनसीईआरटी पढ़नी पड़े, और साथ-साथ इस तरीके से प्रिपरेशन हो जाए कि 6 मार्क्स जो हैं वो आप पूरे स्कोर कर लो। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो इस चैप्टर में से, आप उसको ईज़िली आंसर कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात, ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो ही रहेगा, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर ही हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आपको भी अब क्या करना है, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है मेरे साथ और स्टार्ट कर देना है पढ़ना। जैसे-जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझो, साथ में नोट्स बनाते हुए चलो। क्योंकि नोट्स के फॉर्म में ही चैप्टर है, तो आपको खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, हमें ये बताओ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, है ना? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आप देखते हो ना बेटा, क्या होता है, हम देखते हैं कि वर्ल्ड के जो स्टेट्स होती हैं, जितनी भी कंट्रीज होती हैं, उनकी खुद की एक गवर्नमेंट होती है ना? जितनी भी कंट्रीज होती हैं या जितने भी स्टेट्स होते हैं, उनकी खुद की सरकार होती है। तो इसी प्रकार से एक सरकार की ज़रूरत हमें वर्ल्ड लेवल पे भी होती है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि हमेशा ध्यान रखे कि कहीं पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कभी वॉर में कन्वर्ट ना हो, ठीक है? इन सारी बात को ध्यान में रखने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। हालाँकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बिकेम मोर इम्पोर्टेंट इन 20th सेंचुरी। अब हुआ क्या, जो जितनी भी प्रकार की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये 20th सेंचुरी के अंदर बहुत पॉपुलर होने लग गई। यानी 1900 का ये जो टाइम था, उस समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि देखो, हमने क्या किया था, हमने देखा था 1914 से लेके 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर 1 होती है, याद है आपको? उसके बाद इसी प्रकार से 1939 से लेके 1945 के बीच में होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है? तो ये 2 वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिली, और ये दोनों वर्ल्ड वॉर को कोई रोक ही नहीं पाया। तो इसीलिए अब कोई तीसरी वर्ल्ड वॉर ना हो, इसको रोकने के लिए हमें ज़रूरत थी एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की। उसी के साथ वहाँ पे स्थापना होती है यूनाइटेड नेशंस की। यूएन हैज़ प्रिवेंटेड मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ रोकी हैं जो कि वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई। अभी भी आप देखते होंगे यूक्रेन और रशिया की कितनी ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, वो चलती रहती है, बट वो कोई वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है? ऐसे इसी प्रकार से हम इज़राइल का और उसके आस-पास की नेबरिंग कंट्रीज़ का देखते हैं कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी कोई वर्ल्ड वॉर जो है वो नहीं हुई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का जो डिस्ट्रक्शन है वो होता है। इट हैज़ प्रमोटेड पीस। इसने हमेशा से ही कोशिश करी है कि ये पीस को प्रमोट करे, शांति को प्रमोट करे, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखे और डेवलपमेंट भी हो, हमारे पूरे विश्व में डेवलपमेंट हो। डिस्पाइट इट्स अचीवमेंट, मतलब इसने जो-जो चीज़ें हासिल करी, जो-जो इसकी अचीवमेंट्स हैं कि वर्ल्ड वॉर थर्ड नहीं होने दी, इसके बावजूद भी इसको क्रिटिसिज्म फेस करने को मिलता है। अब ऐसा क्यों? क्यों भाई, अगर इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो लोग इसको क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? क्यों इसकी आलोचना करते हैं? क्योंकि देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है और काम भी कर रही है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत सारे अभी लूप होल्स हैं या जो फ्लॉज़ हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको रिफॉर्म लेकर आने की ज़रूरत है। और इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर एग्जामिन करेंगे, समझेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रिफॉर्म्स किस तरीके से यूनाइटेड नेशन में ज़रूरत है, किस प्रकार के चेंज लाने की हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत है।
और बाकी जितनी भी इसी प्रकार की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी समझते हुए चलेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनकी ज़रूरत क्यों होती है हमें, क्यों चाहिए हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, द वर्ल्ड नीड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट विद वन अनदर। एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इसलिए वर्ल्ड के लेवल पे ज़रूरत है ताकि कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करके चले, लड़ाई ना हो। आपने देखा वर्ल्ड वॉर वन हुई 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद स्टैब्लिश किया गया किसको, लीग ऑफ नेशंस को स्टैब्लिश किया गया। कौन से ईयर में, 1919 में। जो मैं बोल रही हूँ ना बहुत ध्यान से सुनना, 1919 में, 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करी जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये क्या करे, फ्यूचर में वॉर ना होने दे। पर हुआ क्या, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, हुई ना। तो ये जो लीग ऑफ नेशंस था ये फेल हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में। द लीग failed as it could not prevent World War II। लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड को रोक नहीं पाया। 1939 से लेके 1945 के बीच में दूसरी वॉर भी हमें देखने को मिली। आफ्टर द वॉर, जैसे ही ये वॉर हुई, लीडर्स ने डिसाइड किया टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन। तब लोगों ने सोचा कि अरे कोई फायदा ही नहीं हुआ, पहली वर्ल्ड वॉर हुई इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, दूसरी हुई तो और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, नुकसान हुआ, अब तीसरी हो गई तो दुनिया कहीं खत्म ना हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी पावरफुल, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन आए जो ये किसी भी हालत में पॉसिबल होने ही ना दे। उसी के साथ लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर बनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन 1945 के ही अंदर होती है जिस ईयर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना बड़ा ज़रूरी है बेटा। आगे देखते हैं जरा। अब यूनाइटेड नेशन का एम क्या था, इसका एम था कि ये वॉर को रोके, कॉन्फ्लिक्ट को रोके, लड़ाई ना होने दे, और इंटरनेशनल लॉ, मतलब जितनी भी लॉज हैं इंटरनेशनली उनको इम्प्लीमेंट करे, और ये इस बात का ध्यान रखे कि हर कोई ऐसी लॉज का पालन कर रहा हो। ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करे, कहीं पे भी किसी भी कंट्री के अंदर अगर किसी के ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है, उनको परेशान करने की कोशिश करी जा रही है, तो उसका भी ध्यान रखे। एनकरेज सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, साथ साथ में सोसाइटी में प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिकली भी सारी कंट्रीज आगे बढ़े, इस बात का भी ये ध्यान रखिए। यूनाइटेड नेशंस हेल्प करता है कि जितनी भी नेशंस हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो आपस में कोऑपरेट करके चले, मिलजुल के चले किसी भी इशू पे। दैट नो सिंगल नेशन कैन हैंडल अलोन। मतलब अगर मान लो एनवायरनमेंट बहुत खराब है बेटा, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और सब सारी चीज़ें हैं, ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना एनवायरनमेंट वाला, नहीं देखा है तो देख लेना जाके। तो अगर एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो क्या कोई एक कंट्री अकेले इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, नहीं कर सकती ना। मान लो इंडिया ने रोक दिया कि इंडिया ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं करेगी, बट अगर पाकिस्तान, चाइना, हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो अपने एमिशन को और बढ़ा देती हैं और ज़्यादा करने लग जाती हैं, तो भी तो वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होगा ही। तो इसी प्रकार से ऐसे केसेस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ताकि सारे देश आपस में कोऑपरेट करके चल सके। ऐसे मामले जो कोई एक देश अकेले सॉल्व नहीं कर सकता है, जिसमें सबके कोऑपरेशन की ज़रूरत है, उनको देखने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। सच एज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट बदल रहा है तो एक कंट्री कुछ नहीं कर सकती उसमें जब तक सारी कंट्रीज मिल के कोई एक्शन नहीं लेती है। डिजीज कंट्रोल, मतलब बीमारियां जो हो रही हैं, फैल रही हैं, आपने देखा था कोरोना वायरस किस तरीके से स्प्रेड होता है, क्या कुछ कोई एक कंट्री उसको रोक पाती है कि नहीं हम अपनी कंट्री के अंदर इसको नहीं आने देंगे या इसको खत्म कर देंगे, नहीं, हर जगह उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। या फिर कहीं पे भी ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी है, मतलब कहीं पे भी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाए, ठीक है, हर कोई उसको समझने की कोशिश करे। इन सारी, यही सारा जो चीजें थी, जितनी भी ये टॉपिक्स थे, यही सारे एम थे यूनाइटेड नेशंस के जब उसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशन के वो क्या है, क्या क्या काम करने होते हैं यूनाइटेड नेशन को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस का मेन पर्पस यही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही काम उसको दिया गया है कि आपको पीस और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, शांति स्थापित रहे पूरे विश्व में, ये आपको इंश्योर करना है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, मतलब जितने भी देश हैं उनके बीच में आपस में उनके रिलेशंस बहुत अच्छे रहें, इस बात का भी ध्यान रखना है। टू प्रमोट रिस्पेक्ट, मतलब
रिस्पेक्ट देखने को मिले, यानी जितने भी लोग हैं उनके लिए आपस में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किसी एक कम्युनिटी के प्रति हेट नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना है, फंडामेंटल फ्रीडम का ध्यान रखना है। टू एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स, यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। हमें बोलना है, हमें हमें इस बात का ध्यान रखना है, इस चीज़ को प्रमोट करना है कि किसी भी हालत में जो पूरा देश है, पूरा जो वर्ल्ड है, उसके अंदर जितने भी कंट्रीज प्रेजेंट है, उन सब में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चले, उन सब में सोशल डेवलपमेंट भी हो, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, और जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व किया जाए, राइट। To act as a center for harmonizing the actions nations in achieving these common ends। तो ये एक सेंटर की तरह एड करता है कि ये हार्मोनाइज करेगा, मतलब जो जितने भी रिलेशन हैं अलग अलग देशों के, उनको बहुत आराम से चलाएगा, और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ख़त्म भी करने के लिए ये सक्षम रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता है तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सा जो ऑर्गन है वो कौन सा काम करता है। ठीक है। तो देखो, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या होता है बेटा? मेन ऑर्गन्स जो सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है? सबसे पहला है जनरल असेंबली। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है? वो है सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड जो है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम आईसीजे भी बोलते हैं। फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और उसके बाद है सेक्रेटेरिएट। ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी वर्किंग नहीं है, ठीक है, ये डिसबैन कर दिया गया है, इसको इसको खत्म कर दिया गया है, बट बाकी सारे जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि मेन ऑर्गन्स बताओ, तब भी आप कितने लिखोगे? 6 ही लिखोगे, याद रखना है, ठीक है। ईच ऑर्गन हैज स्पेसिफिक फंक्शंस एंड पावर। हर एक ऑर्गन की खुद के कुछ फंक्शंस हैं जो उसको करने होते हैं, काम है जो करने होते हैं। हर एक ऑर्गन के पास कुछ पावर्स होती हैं। जैसे द सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब ऐसा भी तो कोई होना चाहिए ना, जैसे किसी देश के अंदर कोई कंट्री जब चल रही होती है तो उसका एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो यूनाइटेड नेशंस है, इसका जो मेन चेहरा होता है, या जो मेन इंसान होता है, वो कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो सेक्रेटरी जनरल सबसे मेन पर्सन होता है यूनाइटेड नेशंस का। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये आप मुझे जब तक कमेंट करके बताओ, बाकी आगे तो हम देख ही रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। देख सकते हो आपकी किस तरीके से अगर वॉर हो रही होती है या ऐसा कुछ भी हो रहा होता है, तो किस तरीके से यहाँ पे शील्ड की तरह ये काम कर रही है यूनाइटेड नेशन, बचाने की कोशिश कर रही है लोगों को, ठीक है। ड्यूरिंग 2006 का ये एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है, 2006 की बात है। इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया था, सेइंग दैट इट वाज नेसेसरी टू कंट्रोल द मिलिटेंट ग्रुप कॉल्ड हिजबुल्लाह। तो इजराइल से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने लेबनान पे अटैक क्यों किया, तो इजराइल ने रीजन दिया कि भाई मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है, मतलब एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। वो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज आगे डेवलप कर रहा है, लार्ज नंबर्स, और इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस को मार दिया गया, पब्लिक बिल्डिंग्स को, इवन रेजिडेंशियल एरियाज को, ये सारे के सारे जितने भी एरिया थे, ये सब इजरायली बॉम्बार्डमेंट के अंदर आ गए, मतलब इजराइल के अटैक के अंदर फंस गए। यूएन ने फिर एक रेजोल्यूशन पास किया इस चीज के ऊपर, ऑन दिस। कब पास किया बेटा? अगस्त के अंदर। एंड इजराइल आर्मी को विड्रॉ करना पड़ा। तो आया समझ में कि कैसे रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशन। इजराइल आर्मी को वहां से हटना पड़ा फ्रॉम द रीजन ओनली इन अक्टूबर। अक्टूबर में ही फिर वहां से ये हट गए। तो देखो, अगस्त में यहाँ पे रेजोल्यूशन आता है, और फिर अक्टूबर तक आते आते यहाँ से इजरायली आर्मी जो है वो हट जाती है, विड्रॉ कर लेती है। ये दोनों ही कार्टून कमेंट करते हैं यूनाइटेड नेशंस के रोल के ऊपर, और उसके सेक्रेटरी जनरल के एपिसोड को दिखाते हैं कि किस तरीके से वो इंसान जो है वो मेन रोल प्ले करता है। यहाँ देख रहे हो, ये यूनाइटेड नेशन की शील्ड्स हैं जो रखी हुई है, मतलब यूनाइटेड नेशन के लोगो हैं जो रखे हुए हैं। पीछे वॉर चल रही है और सब कुछ चल रहा है, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है? ये यहाँ पे आई है पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो जाली है, नेट है, ये शील्ड का काम कर रही है और ये बचा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहला जो ऑर्गन है वो कौन सा है? द जनरल असेंबली। अब इसके बारे में समझते हैं, इसके फंक्शंस क्या है, क्योंकि सेपरेट किसी एक ऑर्गन के फंक्शन भी 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, या फिर एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। compromises all members
ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर स्टेट हैं, जितने भी मेंबर स्टेट हैं वो कमेंट करके बताओ मुझे कितने मेंबर स्टेट हैं। जाओ सर्च करो और बताओ कि कितने मेंबर स्टेट्स हैं प्रेजेंटली यूनाइटेड नेशंस के अंदर। उन वो सारे मेंबर्स इसका पार्ट होते हैं जनरल असेंबली का, और हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। ठीक है, डिस्कसेस एंड मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन एनी मैटर विद इन द स्कोप ऑफ यूनाइटेड चार्टर। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, वो जो चार्टर है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी गई है उन सारी बातों के ऊपर, उन सारे रूल्स रेगुलेशन के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होती है। रिकमेंड भी किया जाता है कि इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है या फिर इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट्स न्यू मेंबर, नए मेंबर्स को भी एडमिट करता है ये, और अप्रूव्स द यूएन बजट। और क्या करती है जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन का जो बजट होता है उसको भी कौन अप्रूव करता है, जनरल असेंबली। तो याद रखना एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है उसको कौन सा ऑर्गन अप्रूव करता है, तो वो है जनरल असेंबली। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, अभी जब आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि सिक्योरिटी काउंसिल जो दूसरा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें दो तरीके के मेंबर होते हैं, एक तो होते हैं परमानेंट और दूसरे होते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, तो ये जो परमानेंट मेंबर हैं ये 5 हैं, और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये 10 होते हैं, और ये हर 2 साल के अंदर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है इनको कौन इलेक्ट करता है, इनको भी जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है। डिसीजंस ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, बहुत ज़रूरी इश्यूज हैं, उनमें डिसीजन कौन लेता है, जनरल असेंबली। रिक्वायर अ 2/3 मेजोरिटी, तो जैसे कि क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी फैसला लेना है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, वो डिसीजन है, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि जनरल असेंबली के अंदर आप वोटिंग कराओ, और जनरल असेंबली के अंदर जो वोटिंग है वो कम से कम 2/3 मेंबर उस बात पे एग्री करे। ठीक है, 2/3 मेंबर एग्री करे तभी वो जो रेजोल्यूशन है या फिर जो भी मैटर है वो आगे बढ़ेगा। ऑर्डिनरी डिसीजंस, आम डिसीजंस जितने भी होते हैं वो भी यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ले लिए जाते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ज्यादातर लोग हाँ बोल रहे हैं तो इसका मतलब सही है। द जनरल असेंबली इज समटाइम्स कॉल्ड वर्ल्ड पार्लियामेंट। जैसे आप पार्लियामेंट में देखते हो ना, कभी कभी हमें स्पेशल चीज़ों के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ केसेस के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से जनरल असेंबली भी एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट की तरह काम करती है। दो इट्स डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग, हालांकि इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, मतलब ज़बरदस्ती अपनवाए नहीं जाते हैं, किसी से ज़बरदस्ती किसी के ऊपर फोर्स नहीं किए जाते हैं। ठीक, सबसे पहला समझ में आया जनरल असेंबली का काम क्या है, रूल क्या है, मेन आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड जो ऑर्गन है वो क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सबसे ज्यादा अगर किसी के पास पावर है यूनाइटेड नेशंस के अंदर किसी ऑर्गन के पास, तो वो है ये सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि ये फैसलों को बदल देता है। ठीक है, डिसीजंस को बदल देता है, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इसीलिए इसको यूनाइटेड नेशंस का बोला जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल पीस को, कि इंटरनेशनली मतलब विश्व में शांति बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं मैंने आपको बताया अभी, इसके अंदर टोटल मेंबर्स 15 होते हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं बेटा, और 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर को इसीलिए हम कई बार P5 भी बोलते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखना, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 हैं इसके परमानेंट मेंबर। अब परमानेंट मेंबर है तो इनके पास ज्यादा पावर है थोड़ी। ठीक है, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसको बोलते हैं वीटो पावर, जिसके जिसका यूज करके ये किसी भी डिसीजन को रोक सकते हैं। बाकी होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जिनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, अभी हमने पढ़ा। और कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट करती है बेटा, 2 साल के लिए। हर 2 साल में इनका टर्म जो है वो मतलब इनका टर्म एंड हो जाता है और कोई नई कंट्री को फिर बनाया जाता है। परमानेंट मेंबर्स के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वीटो पावर। एनी वन ऑफ देम कैन ब्लॉक अ डिसीजन, इनमें से कोई सा भी एक, पांचों में से कोई सी भी एक पावर किसी भी डिसीजन को रोक सकती है वहीं की वहीं। फंक्शंस क्या है इसके, इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट्स एंड रिकमेंडेड सेटलमेंट्स, मतलब जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं या कुछ सेटलमेंट करवानी होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखी जाती हैं। इम्पोज सैंक्शंस, सैंक्शंस मतलब किसी के ऊपर कुछ रोक लगानी है किसी चीज के लिए, तो वो भी यहीं से इम्पोज करवाई जाती है। एंड अथोराइज मिलिट्री एक्शंस इफ नेसेसरी, मतलब अगर जरूरत पड़े तो ये मिलिट्री एक्शंस भी लेती हैं।
द वीटो पावर ऑफन लिमिट्स द काउंसिल्स एबिलिटी टू एक्ट। तो ये जो वीटो पावर है ना, इसकी वजह से ये जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनको बहुत सोच समझ के अपने फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो P5 हैं, ये जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, ये किसी भी डिसीजन को उसी टाइम पीरियड में रोक सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं एक बार दोबारा से देख लेते हैं। चाइना, यूके, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। ठीक है, याद रहेंगे ये सारे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड जो ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ICJ। ठीक है, तो द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑर्गन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर कितने जजेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात को ध्यान रखो, इसके अंदर है 15 जजेस। ये कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 9 ईयर्स के लिए इनका टर्म रहता है, इनको इलेक्ट किए जाता है। जजेस आर इलेक्टेड बाय बोथ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। तो जजेस को इलेक्ट करने के लिए जनरल असेंबली में भी वोटिंग होती है और सिक्योरिटी काउंसिल की भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस ली जाती हैं। फंक्शन क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, कि जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं, जो भी लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स मतलब कंट्रीज के बीच में जितने भी झगड़े चल रहे हैं, उनको सुलझाना, गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर्ड बाय द UN। तो यूनाइटेड नेशंस ने अगर कोई लीगल क्वेश्चन उठाया है, यूनाइटेड नेशन के अगर किसी भी एक ऑर्गन ने कोई लीगल क्वेश्चन उठाया है, तो उसको आंसर करना, उसको इंटरप्रेट करने का काम भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग, इसके जितने भी डिसीजंस होते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि जनरल असेंबली जो डिसीजन लेती है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो बाइंडिंग है, सबको मानना ही पड़ता है। दो इट हैज नो एनफोर्समेंट पावर, हालांकि इसके पास इस डिसीजन को लागू करने की, एनफोर्स करने की पावर नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, जिसको आप आंसर में ज़रूर मेंशन करके आना। जो जो चेकर होंगे वो बिल्कुल एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे इस बात से। जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके अंदर एक इंडियन जज भी प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के जज होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर एक इंडियन जज भी प्रेजेंट है जिनका नाम है दलवीर भंडारी। ठीक है, दलवीर भंडारी जो है वो इसके अंदर जज के रूप में है। ठीक है, तो ये इंडियन जज हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। आगे देखो जरा, अब देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, जिसको इकोसॉक भी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN इकोसॉक। ठीक है, तो अब ये क्या काम करती है, नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक मैटर्स को डील करेगी, ये सोशल मैटर्स को देखेगी। तो कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जितना भी सोशल वर्क है, इकोनॉमिक जितने भी मैटर हैं, उनको डील करती है यूनाइटेड नेशंस के। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, क्यों, क्योंकि इसमें कितने मेंबर्स हैं, 54 मेंबर्स हैं। इनको इलेक्ट कौन करता है, इनको भी इलेक्ट करती है जनरल असेंबली, और कितने ईयर का टर्म होता है इनका, 3 ईयर्स का टर्म होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, नॉन परमानेंट मेंबर कि 2-2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, इनका टर्म यूजुअली हर बच्चे को पता होता है। बट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ के अंदर, कि बताओ इकोसॉक के अंदर जो 54 मेंबर्स हैं, उनकी टर्म कितनी होती है, कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, ये हर किसी को नहीं पता होगा, उसको ही पता होगा जो इस वीडियो से पूरा चैप्टर पढ़ रहा है। तो कितनी ईयर्स की टर्म होती है, 3 ईयर की टर्म होती है। वर्क्स थ्रू कमीशंस एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो ये कमीशंस के ज़रिए जो स्पेशलाइज़्ड एजेंसीज़ हैं, उसकी तरह ये वर्क करता है। इसका जो फ़ोकस एरिया है, किस-किस चीज़ों पे फ़ोकस करता है ये, हेल्थ पे। तो हेल्थ में कौन हेल्प करता है इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन WHO। उसके बाद एजुकेशन और कल्चर में इसको यूनेस्को हेल्प करता है। ठीक है, और लेबर के मैटर में इसको कौन हेल्प करता है, इसको हेल्प करता है ILO। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर को जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो। फूड एंड एग्रीकल्चर में इसको कौन हेल्प करता है, FAO हेल्प करता है। और डेवलपमेंट और ट्रेड के मैटर में UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड UNCTAD भी इसको हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अब आ गए हम उस पार्ट पे, मतलब उस वाले हिस्से पे, उस ऑर्गन पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन फेस है यूनाइटेड नेशंस का। तो नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो कौन सा है, द सेक्रेटेरिएट एंड द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटेरिएट मतलब सेक्रेटरी जनरल की बात हो रही है इस ऑर्गन के अंदर, तो इनके लिए एक अपना अलग ही ऑर्गन बना दिया गया। तो द सेक्रेटेरिएट, जो सेक्रेटेरिएट है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन का। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं, लागू करवाना, पॉलिसी सजेस्ट करना, वो सब यहीं पे ही होता है। इसको हेड कौन करता है, इसका मेन करता धरता कौन होता है, या फिर मेन लीडर कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन
ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, स्टडी करता है, सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द अदर यूएन प्रोग्राम। तो जितने भी यूएन ऑर्गन्स हैं, बाकी के यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गन्स हैं, अगर वो इससे कुछ इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर देश के ऊपर या किसी इशू के ऊपर स्टडी करे या फिर अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, तो ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशन के बाकी सारे ऑर्गन्स को। इम्प्लीमेंट्स डिसीजंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भी फैसले लिए जाते हैं उनको लागू करने का काम किसके पास होता है, एनफोर्समेंट पावर किसके पास होती है, इम्प्लीमेंटेशन पावर किसके पास होती है, सेक्रेटेरिएट के पास होती है। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड, सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूएनएससी से परमिशन ली जाती है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन लेते हैं, फिर इनको यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। और कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स का इनका टर्म होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। बट अभी जो यहाँ पे प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड करते जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड करते जा रहे हैं, बार बार इन्हीं को ही इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी टाइम से हैं अभी यहाँ पे। द सेक्रेटरी जनरल प्लेज अ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड पीस कीपिंग रोल। सेक्रेटरी जनरल का काम ही यही है कि वो एक शांतिपूर्ण तरीके से एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले करे, बातचीत से सारी चीजों को सुलझाने की कोशिश करे और पीस कीपिंग को, शांति बनाए रखने को ही प्रमोट करे। अभी प्रेजेंटली जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं 2025 के हिसाब से अगर हम देखें तो वो हैं एंटोनियो गुटरेस। इनका नाम याद रखना है अच्छे से, ठीक है, नाम याद रखना है अच्छे से। ये कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं पोर्टुगल से। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए बता दिया क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार। अब जब सेक्रेटरी जनरल की बात हो ही रही है तो कई बार इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो अभी तक जितने भी सेक्रेटरी जनरल्स रहे हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो, ट्रिगवे ली जो हैं, जो सबसे पहले थे, वो कौन सी कंट्री से, अब 3 चीज़ें ही लिखी हैं मैंने यहाँ पे, उनका ईयर, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। एग्जैक्ट ईयर नहीं भी याद रखोगे, ये याद रखोगे ये सबसे पहले कौन थे या फिर किस ईयर के अराउंड कौन-कौन आया है, तो भी आप आराम से एग्जाम में आंसर मैनेज कर पाओगे। और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो वो भी मैंने लिख दिया। तो सबसे फर्स्ट जो है ट्रिगवी ली, 1946 से लेके 1952 तक रहते हैं ये, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, नॉर्वे से। डैग हैमरस्कॉल्ड जो है, इनकी बात करें अगर हम, तो 1953 से 61 तक रहे, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। यूथ हैंड की बात करें तो 1961 से लेके 1971 के बीच में रहे, ये बर्मा म्यांमार से बिलोंग करते हैं। कोट वर्ल्डिम की बात करें, इनकी प्रोनाउंसिएशन शायद उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि इनकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग इनकी लैंग्वेज में इनके नाम है। 1972 से 1981 के बीच में रहते हैं और ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, जेवियर पेरेस डी क्लर, ये इनकी बात करें तो 1982 से लेके 1991 के बीच में पेरू से बिलोंग करते हैं ये। बुट्रेस बुट्रोस घाली, अब इनकी बात करें अगर हम, 1992 से 1996 के बीच में इजिप्ट से बिलोंग करते थे। कोफी ए अनन घाना से बिलोंग करते थे, 1997 से 2006 के बीच में रहे। बान की मून बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, बान की मून 2007 से लेकर 2016 के बीच में रहे। रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया से ये बिलोंग करते हैं। एंटोनियो गुटेरेस की बात करूं अगर मैं, तो 2017 से, मैंने आपको बताया ना ये काफी समय से बने हुए हैं, तो 2017 से लेके अभी तक एंटोनियो गुटरेस ही चल रहे हैं, 2025 में भी यही हैं। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पोर्टुगल से। तो ये पूरी लिस्ट जो है आप इसको बस एक बार गो थ्रू कर लेना, देख लेना, और बाकी अगर मतलब एक काम करना है, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो आप, मैंने इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सिर्फ इस वाली स्लाइड का प्रिंट आउट निकाल लेना, या अलग से भी मैं शेयर कर दूंगी ताकि आपके सामने ये रहे, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक बार रिमाइंड हो जाए। आगे देखते हैं, रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो देखते हैं कि क्यों ज़रूरत है रिफॉर्म्स लेकर आने की। रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। रिफॉर्म्स और जितने भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टू मीट द नीड्स ऑफ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे हमें जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो उनको
चेंज करना पड़ता है, उसमें बदलाव लेकर आना पड़ता है, चाहे वो किसी एक देश की बात हो रही हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड लेवल की हम बात करें। यूनाइटेड नेशंस यूएन की अगर बात करते हैं तो ये भी कोई एक एक्सेप्शन नहीं है, मतलब इसके अंदर भी हमें रिफॉर्म्स लेकर आने की ज़रूरत है। इन recent years there have been increasing demand for the reform of the world body। तो अभी रिसेंट ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें बदलाव लेकर आने चाहिए। हाउएवर देयर इज लिटिल क्लैरिटी एंड कंसेंसस ऑन द नेचर ऑफ रिफॉर्म। हालांकि इस बात की जो क्लैरिटी है वो बहुत कम है कि किस प्रकार से हमें ये रिफॉर्म लेकर आने होंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कि दो तरीके के रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं जिसकी हर कोई बात करता है। टू मेन काइंड्स ऑफ रिफॉर्म फेस द यूएन। यूनाइटेड नेशन में ये दो तरीके के जो रिफॉर्म है इनको लाने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म लेकर आने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर्स में रिफॉर्म लेकर आने की ज़रूरत है, और प्रोसेस के अंदर भी रिफॉर्म लेकर आने की ज़रूरत है। रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कुछ जो बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वहीं पे कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनके पास बिल्कुल पावर नहीं है। इसका जो प्रोसेस है, जैसे हम वीटो पावर का एग्जांपल लें अगर, तो वीटो पावर 5 नेशंस को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर देती है। और जब से यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है तब से ही वही 5 जो मेंबर्स हैं परमानेंट वही बने हुए हैं, चेंज भी नहीं करे गए हैं। जबकि अब जो रिसेंट की वर्ल्ड रियलिटीज़ हैं वो बदल चुकी हैं। ठीक है, रिव्यू ऑफ द इशू दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी इश्यूज यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, यूनाइटेड नेशन के कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीज, हर कोई इस बात पे एग्री करता है कि ये दोनों ही एस्पेक्ट के जो रिफॉर्म्स हैं, ये दोनों ही एस्पेक्ट के जो रिफॉर्म है इनको लाना बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। हाउएवर देयर इज़ नो एग्रीमेंट, हालांकि इस बात पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं देखने को मिलता कि ऑन व्हाट रिफॉर्म्स शुड बी डन, मतलब किस तरीके से किस पर्टिकुलर चीज़ पे हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए या कैसे करने चाहिए और कब करनी चाहिए, व्हेन दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड, कब उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रिफॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, तो अब देखते हैं जरा इसको समझते हैं कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस में रिफॉर्म कैसे लाया जाए। फर्स्ट वाला जो रिफॉर्म है उसकी बात अगर हम करें तो द बिगेस्ट डिस्कशन फोकसेस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल कितना ज़्यादा अजीब तरीके से वर्क कर रही है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से वही बने हुए हैं, किसी भी नई कंट्री को मौका मिल ही नहीं रहा है। देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड रही है कि हमें इंक्रीज करना चाहिए यूएनएससी के जो मेंबरशिप है उसमें। अभी पता है बेटा आपको कि कितने मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में? 15 मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। तो इसकी मेंबरशिप में और हमें बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे नए नए देश हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। बोथ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों को ही बढ़ाना चाहिए हमें, टू बेटर रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब आज के समय का जो वर्ल्ड है, आज के समय की जो पॉलिटिक्स दुनिया में चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें जो पावर्स हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके साथ साथ और भी ऐसी पॉलिटिकल पावर्स या फिर और भी ऐसी कंट्रीज हैं जो आगे राइज कर रही हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। प्रपोजल सजेस्ट करते हैं कि इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। मतलब अभी तक जो जिन जगह से अभी तक किन्हीं कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप में कोई रोल नहीं देखने को मिला है, स्पेशली कहाँ से, एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं और साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन तो ना के बराबर है, परमानेंसी में तो है ही नहीं। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए बनते हैं, उनके पास कोई ऐसी खास पावर होती नहीं है। यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज डिमांड करती हैं, और जो यूएस और बाकी कंट्रीज हैं, मतलब जो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर बने हुए बैठे हैं, उनकी डिमांड अलग है, वो अपने तरीके से रिफॉर्म को बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस के बजटरी प्रोसीजर्स में भी चेंज लेकर आने चाहिए, हमें उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज लेकर आने चाहिए। अब बजट जब यूएस इतना ज़्यादा दे रहा है तो बाकी कंट्रीज को भी उतना ही जो बजट है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है बजट में वो देना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, तो दोनों की ही अपनी अपनी डिमांड है बेटा। जितनी भी कंट्रीज एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से बिलोंग करती हैं उनका ये कहना है कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और परमानेंट हो या फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स हो, दोनों की ही मेंबरशिप को बढ़ाना चाहिए और मेंबर्स को इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि अब करंट
जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट है उस समय से, ठीक है। तो वहीं पे ही जब ऐसा बोला जाता है तो वहीं पे ही जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, जिनमें से यूएस भी है, यूएस और बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज क्या कहती हैं कि हमें रिफॉर्म तो लेके आने की ज़रूरत है, बट हमें रिफॉर्म ऐसे लेकर आना है कि जो यूएन के बजट में अभी तक कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा यूएस कर रहा है और बाकी सारी जो कंट्रीज हैं परमानेंट मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं, तो इसके बजटरी प्रोसीजर में और ज़्यादा हमें ऐसा करना चाहिए कि बाकी कंट्रीज भी और कंट्रीब्यूट करें। सब अपने अपने फायदे के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। रिफॉर्म ऑफ द इश्यूज एंड प्रायोरिटीज। तो रिफॉर्म, अब सेकेंड रिफॉर्म जो है इश्यूज और प्रायोरिटीज का, उसको देखें, मतलब इसी में ही आगे हम जो रिफॉर्म देख रहे हैं उसको देखें तो कि कुछ कंट्रीज का ऐसा मानना है, सम कंट्रीज एंड एक्सपर्ट्स वांट द यूएन टू प्ले अ ग्रेटर और मोर इफेक्टिव रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशन। बहुत सारी कंट्रीज ऐसा मानती हैं कि यूनाइटेड नेशन को थोड़ा और ग्रेटर रोल प्ले करना चाहिए और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए पीस और सिक्योरिटी मिशंस में। Others believe the UN should limit its focus to development and humanitarian work. वहीं पे कुछ लोगों का क्या मानना है बेटा कि यूनाइटेड नेशंस अपना काम तो कर रहा है, बट उसको मेन किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट पे, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, ह्यूमन राइट्स पे और जेंडर एंड सोशल जस्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखो जरा कैसे बदलाव आया है कोल्ड वॉर के बाद। यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश कौन से ईयर में किया गया था? 1945 में। एक और बात याद रखना बेटा, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर था। हालांकि इंडिया 1945 में आज़ाद तो नहीं हुआ था, बट हम भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर बने थे। यूनाइटेड नेशंस चार्टर पे हमने भी साइन किया था और 51 कंट्रीज ऐसी थी उस टाइम पीरियड में जो फाउंडिंग मेंबर थी। रिफ्लेक्टिंग द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जैसे ही देखा गया कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई यानी 1945 के बाद, देखा गया कि कौन कौन सी कंट्रीज ज़्यादा पावरफुल है, अगर इनको हम पावर्स दे दें तो कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है, तो उनको उठा के परमानेंट मेंबर बना दिया गया उस समय यूनाइटेड नेशंस में। बट आज के समय में तो चीज़ें बदल चुकी हैं ना, बहुत सारी नई ऐसी कंट्रीज हैं जिनको ये पावर मिलनी चाहिए। कोल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल रियलिटीज़ हैं वो उनमें बहुत बदलाव आया। सोवियत यूनियन आप देख सकते हो कोलैप्स हो चुका है, बचा नहीं है। हालांकि उसका जो सक्सेसर है रशिया, उसको यहाँ पे मेंबरशिप मिली हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर की तरह इमर्ज हो चुका है। तो रिलेशनशिप रशिया और यूएस के बीच में पहले कैसी होती थी? पहले रशिया और यूएस के बीच में होती थी लड़ाई, कोल्ड वॉर एरा चला। बट आज के समय में अगर हम बात करें, आज के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें, तो रशिया जो कि सक्सेसर है सोवियत यूनियन का, और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों के ही जो रिलेशंस है वो बहुत कोऑपरेटिव बन चुके हैं। आपस में अब ये झगड़ते नहीं है। चाइना बिगेन इमर्जिंग एज अ मेजर ग्लोबल पावर। चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर बनता हुआ चला जा रहा है। एंड इंडिया भी तो देखो कितना ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। द इकोनॉमीज ऑफ एशिया एक्सपीरियंस्ड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। एशिया की इकोनॉमीज, मतलब एशिया में जहाँ कोई भी ग्रोथ नहीं थी, इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो एशिया की कंट्रीज को भी तो मौका मिलना चाहिए इस परमानेंट मेंबरशिप में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। मेनी न्यू कंट्रीज ज्वाइंड द यूएन आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। तो जैसे ही उनको आज़ादी मिली 1945 के बाद, जैसे जैसे जो कंट्रीज आज़ाद होती गई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया? यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, फ्रॉम द सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो ज़्यादातर कंट्रीज कहाँ से ज्वाइन कर रही थी? सोवियत यूनियन जो हुआ करता था वहाँ से ज्वाइन कर रही थी, या फिर जो कम्युनिस्ट स्टेट्स थे ईस्टर्न यूरोप के, वहां से जो कंट्रीज थी वो ज्वाइन कर रही थी। अ न्यू सेट ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस। अब नए नए तरीके की ग्लोबल चैलेंजेस सामने आने लग गए। अब सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि हमें वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना है, मतलब अब हमारे पास सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि हमें किसी भी हालत में क्या करना है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है उसको हो गई वो ठीक है, बट अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्ल्ड वॉर थर्ड जो हो उसको रोकना है। अब ये वाला जो गोल है वो नहीं है हमारा, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको सही कर दूं जरा। हुँ। तो वर्ल्ड वॉर 3 हो, इस चीज़ को रोकने पे हमें ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है। अब फ़ोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए? जेनोसाइड पे। जेनोसाइड समझते हो? किसी एक कम्युनिटी के लोगों को ही ढूँढ-ढूँढ के मारना। आपने क्लास 10th के अंदर हिटलर का जो क्रूअल रेजीम थी उसकी, उस टाइम पे देखा आपने किस तरीके से वो जेनोसाइडल वॉर चलाता था। एक ही कम्युनिटी के लोगों को ढूँढ-ढूँढ के मारना और मरवाता था उनको, ठीक है? और सिविल वॉर्स जो है उनको रोकना है। किसी देश के अंदर अगर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको रोकने पे फ़ोकस करना है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, अलग-अलग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं
उनको रोकना है। टेररिज्म सबसे बड़ी बढ़ती हुई प्रॉब्लम आज के समय में, इसको हमें रोकने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मतलब एनपीटी जो है ना, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो एनपीटी की जो जो पॉलिसीज़ है वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि 1968 के बाद जिन-जिन कंट्रीज़ ने मतलब 1968 से पहले जिन-जिन कंट्रीज़ ने वेपन्स डेवलप कर लिए, न्यूक्लियर पावर वो बन गई, वो अपने पास न्यूक्लियर जो वर्म्स हैं या फिर जितने भी न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं उनको अपने साथ रख सकती हैं। बट 1968 के बाद अगर कोई कंट्री बनना चाहती है न्यूक्लियर पावर, तो वो नहीं बनेगी, ठीक है? तो ये जो पॉलिसी है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। यही इसका एक बहुत मेजर रीज़न है कि इंडिया ने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज पे ध्यान जाना चाहिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कैसे ग्लोबल वार्मिंग इतनी बुरी तरीके से बढ़ती हुई चली जा रही है और जो एनवायरनमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एपिडेमिक्स, जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं किसी रीजन में स्प्रेड हो जाती हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो अभी प्रेज़ेंटली जो चैलेंज है यूनाइटेड नेशंस के सामने, वो ये नहीं है कि उसको वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना है, वो ये सारे चैलेंजेज़ हैं, ठीक है? रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, सेकंड रिफॉर्म है ये जिसकी बात कर रहे थे हम, सॉरी फर्स्ट रिफॉर्म है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो उसी को हम अभी आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद हम सेकंड को देखेंगे। नीड फॉर रिफॉर्म, वाइल द केस फॉर रिफॉर्म हैज वाइड स्प्रेड सपोर्ट, गेटिंग एग्रीमेंट ऑन व्हाट टू डू इज डिफिकल्ट। मतलब ये चीज बताना बहुत मुश्किल है कि क्या करना चाहिए, कैसे ये जो रिफॉर्म है वो लेकर आया जाए। हालांकि एक चीज हमें देखने को मिली कि 1992 के अंदर एक रेजोल्यूशन आया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। रेजोल्यूशन मतलब जिसमें कुछ कुछ चेंजेस लाने की बात कही गई। तो 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड थ्री मेन कंप्लेंट्स, इसके अंदर तीन मेन कंप्लेंट्स थी जो रजिस्टर करी गई। सबसे पहली कंप्लेंट क्या थी? द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी यूएनएससी की जो मेंबरशिप आप देखोगे, 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर है। इनको परमानेंट मेंबर इसलिए बना दिया गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही मोस्ट पावरफुल नेशंस थे और इनके बीच में बैलेंस बना रहे, लड़ाई ना हो, आगे जाके कोई वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, इसलिए इनको बना दिया गया था उस टाइम पीरियड में परमानेंट मेंबर। बट अब हमें ज़रूरत है कि हम और भी मेंबर्स को परमानेंट मेंबर्स की ये जो मेंबरशिप है उसके अंदर इंक्लूड करें। लाइक इंडिया और भी साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं या अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, उनको भी इंक्लूड करें जिनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आज के समय की वर्ल्ड रियलिटीज़ बिल्कुल बदल चुकी हैं। बहुत सारी नई-नई कंट्रीज़ इमर्ज हो रही हैं, एशिया की इकॉनमी बहुत आगे बढ़ चुकी है। यही चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, राइट? तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज। इसके जो भी फैसले आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज को यानी यूएस और उनकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को दिखाते हैं। एंड इंटरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर्स, और ये जो परमानेंट 5 है जिनको आप कह सकते हो, इनका ही एक तरीके से यहाँ पे डोमिनेशन चलता है और ये जिस तरीके से चाहती हैं उस तरीके से चीज़ों को मोल्ड कर देती हैं। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, यूएनएससी में तो बिल्कुल भी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। 5 परमानेंट मेंबर अगर उनमें से एक भी वीटो लगा देगा तो फिर सारे जो फैसले हैं वो वही के वही रुक जाएंगे, ठीक है? तो इक्विटेबल मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंक्वायरी इनिशिएटेड बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल, अब एक इंक्वायरी इनिशिएट करी गई इन द व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड्स, जब ये सारी डिमांड्स बढ़ती हुई चली जा रही थी कि यूनाइटेड नेशंस को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो 1 जनवरी 1997 को यूएन सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम था, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, कोफी अनन, इन्होंने इनिशिएट किया एक इंक्वायरी जिसमें इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड, जिसमें ये पता लगाया गया कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, उसको रिफॉर्म करना कैसे है, ठीक है? हाउ फॉर इंस्टेंस शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बी चूजन, मतलब अगर हम बात करें कि अगर हमें नए सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को चूज करना है, नए मेंबर्स को इंक्लूड करना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के अंदर, तो हम उनको कैसे इंक्लूड करेंगे, ठीक? प्रपोज क्राइटेरिया फॉर न्यू मेंबर्स, तो यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है और ये क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाता है। या तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि इंडिया कैसे बन सकता है, यहाँ पे इंडिया किस तरीके से यहाँ पे एक नया परमानेंट मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है, या फिर इंडिया को हमें यूएनएससी का परमानेंट मेंबर क्यों बनाना चाहिए।
क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो रेजोल्यूशन लेकर आया गया था 1997 के अंदर, उसमें कोफी अनन ने कौन सा नया तरीका बताया है कि नए जो मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट 4 मार्क्स के लिए और 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको इनफ पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। In the year since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent members of the Security Council. Recent years में अगर हम बात करें, उस समय से बात करते हुए चले तो नए कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं कि किस तरीके से नए परमानेंट मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर अगर सिक्योरिटी काउंसिल के बन रहे हैं तो किस चीज़ को, किस क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई एक नया मेंबर इंक्लूड हो रहा है तो क्या क्या होना चाहिए भाई, वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मतलब एक अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी होनी चाहिए उसकी। मेजर मिलिट्री पावर, मिलिट्री भी उसकी मजबूत होनी चाहिए। सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, यूएन बजट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता हो। बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन जो हो उस नेशन की बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, बिग होनी चाहिए। अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पे डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करी जाती हो, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करी जाती हो। अ कंट्री that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic system and culture, मतलब एक ऐसी कंट्री जो जब उसको देखिए हम तो देख कर ही पता चले कि इसकी जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सिस्टम है और इवन जो कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है, और फिर भी ये लोग सब साथ में मिलकर रहते हैं। तो इसी तरीके से वो जो कंट्री है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव बना पाएगी, उसमें डाइवर्स जो कल्चर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोफी अनन ने क्या क्राइटेरिया बताया, क्वेश्चन ये पूछता है तो ये सारे पॉइंट्स बता देने हैं। अगर पूछता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों बनाना चाहिए, तो यही पॉइंट्स रहेंगे, बट उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाएगा। कैसे, सुनो। इंडिया इज अ मेजर इकोनॉमिक पावर, ठीक है। इंडिया के पास क्या है, मेजर। इंडिया ऑल्सो, इंडिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इंडिया इज अ मेजर मिलिट्री पावर एज वेल। उसके बाद आप बता सकते हो सब्सटैंशियल ग्रोथ, हाँ ठीक है, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि इंडिया जो है वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशंस के बजट में। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे अच्छा पॉइंट। अ नेशन दैट रिप्रेजेंट्स, इंडिया में स्टार्टिंग से ही, डे वन से ही, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से ही डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं हम। और हमारी कंट्री कैसी है, बहुत डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम, और ये इसी वजह से जो काउंसिल है उसको और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाए बट आंसर वैसे ही रहेगा, उसको मोल्ड कैसे करना है वो बता दिया। ठीक है। डिबेट ओवर वीटो पावर, अब वीटो पावर को लेकर बहुत डिबेट होता है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होती है क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसको अपोज करती हैं कि वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। A related issue was to change the nature of membership altogether. Some insisted, for instance, that the veto power of the 5 permanent members be abolished. मतलब कुछ लोगों की डिमांड ऐसी भी है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर को वीटो पावर मिली हुई है इसको एबॉलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। Many perceived the veto to be in conflict. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप बात कर रहे हो डेमोक्रेसी की, अगर आप बात कर रहे हो इक्वालिटी की, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, तो फिर वीटो पावर को लाकर तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप खत्म ही कर देते हो ना। वीटो पावर मतलब आपने किसी को एक्स्ट्रा पावर दे दी, तो इक्वालिटी कहाँ से आई, वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ से आई। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो वीटो पावर का कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेसी के और सोवरेन इक्वालिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, and in the UN and thought that the veto was no longer right और relevant, इसीलिए वीटो पावर बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है आज के समय में। मीनिंग ऑफ वीटो, वीटो 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 कर रहे हैं हम, वीटो की मीनिंग तो समझ लेते हैं एक बारी। इन टेकिंग डिसीजंस, मान लो अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, उसमें वोटिंग करवाई जाती है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में हो रही है बेटा अभी वोटिंग, तो सारे मेंबर्स के पास एक वोट है यहाँ पे। हाउएवर, हालांकि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक नेगेटिव वोट भी है, कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर सो दैट इवन इफ ऑल अदर परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स वोट फॉर अ पर्टिकुलर डिसीजन, एनी परमानेंट मेंबर्स नेगेटिव वोट कैन स्टॉल द डिसीजन। मतलब अगर सारे परमानेंट मेंबर और बाकी जितने भी मतलब नॉन परमानेंट मेंबर है ये सारे मिलके किसी भी डिसीजन के लिए यस में वोट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो अगर एक परमानेंट मेंबर में से कोई सा भी एक जो कंट्री है जो
जो P5 है, जो परमानेंट 5 है, जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से कोई भी एक कंट्री ऐसा कह देती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नो, तो इसका मतलब वो डिसीजन वहीं खत्म हो जाएगा, नो डिबेट कि सबने हाँ कहा है या ना कहा है, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपको ये लगता है कि ये डेमोक्रेसी है? नहीं, राइट। दिस नेगेटिव वोट इज ऑल्सो वीटो। इसी को ही, इस नेगेटिव वोट को ही हम किस नाम से जानते हैं? वीटो के नाम से जानते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करें, सेकंड पॉइंट पे फाइनली पहुंच गए हम। आज द यूएन कंप्लीटेड 60 ईयर्स, यूएन ने बेटा 60 ईयर्स जब कंप्लीट किए थे उसके एग्जिस्टेंस के, तो जो हेड्स थे इनके, इन कंट्रीज के जितने भी हेड थे, वो सारे मेंबर्स मिले थे यहाँ पे आके, सितंबर 2005 में मिले, ठीक है। और ये सेलिब्रेट करने के लिए, इनकी 60 ईयर की जो एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए मिले, और साथ साथ इन्होंने सोचा कि हम रिव्यू भी कर लेते हैं, बैठ ही रहे हैं तो रिव्यू भी कर लेते हैं सिचुएशन को। तो डिसीजंस लिए गए कुछ यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स के द्वारा 2005 में। क्या क्या डिसीजंस थे ये? क्रिएशन करी गई पीस बिल्डिंग कमीशन की, पीस बिल्डिंग कमीशन को स्थापित किया गया। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज। समझो, अगर कोई देश अपने सिटीजन्स के राइट्स को नहीं बचा पा रहा है, अब अगर कोई भी देश की जो सरकार है वो अपने सिटीजन्स के राइट को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है, या फिर उनको एट्रोसिटीज से, मतलब जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उससे नहीं बचा पा रही है, तो यूनाइटेड नेशंस इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और डिक्लेयर कर देगा कि ये जो सरकार है वो फेल कर गई है इस कंट्री के अंदर, इसके पास ये पावर भी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट काउंसिल, एचआरसी को इस्टेब्लिश करने की बात करी गई, ह्यूमन राइट काउंसिल को, और ये ऑपरेशनल भी है, 2006 से ही चल रही है, 19 जून 2006 से ही ऑपरेशनल है। एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो एमडीजीज को अचीव करने की बात इसमें कही गई थी। हाउएवर आज के समय में एमडीजीज की जगह, ये तो खत्म हो चुका है, तो आज के समय में इसकी जगह क्या आ चुका है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ चुके हैं, एसडीजीज आ चुके हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे हमें बहुत सारे जो गोल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब आप मुझे बताना कि इसको अचीव करने का जो ईयर है वो कौन सा है? कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म, मतलब टेररिज्म किसी भी तरीके का हो उसको हमें क्या करना है? कंडेम करना है, उसको उसके ऊपर बात करनी है, उसको खत्म करना है वहीं का वहीं। या फिर कहीं पे भी उसकी मैनिफेस्टेशंस डेवलप हो रही है, मतलब कहीं पे भी शक हो रहा है कि यहाँ पे टेररिज्म है, तो उसकी तहकीकात करके उसको उसी टाइम में खत्म करना है। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड, एक ऐसा फंड बनाना है जिसमें डेमोक्रेसी के लिए, मतलब ये फंड कलेक्ट किया जाए और इसमें हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे ताकि हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक बन पाए। एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसको वाइंड अप कर भी दिया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसको वाइंड अप कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और उसको खत्म कर भी दिया। बट फिर भी अगर अभी भी आपसे कोई पूछता है कि कितने ऑर्गन्स है, तो आप क्या बताओगे? 6 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस की बात करें अगर हम, तो देख सकते हो आप अलग अलग जगह पे यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर जो चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, ये सारी कंट्रीज के आप नाम देख सकते हो और कौन कौन चला रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन की नेम भी लिखे हुए हैं। हावेवर इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी देख सकते हो। इंडिया के लिए देख लेते हैं, UNMOGIP चल रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। इंडिया और यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया के और यूनाइटेड नेशंस के रिलेशंस को भी फिर हम डिस्कस करेंगे। इंडिया कंसिस्टेंटली सपोर्ट करता आया है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म तो आने ही चाहिए। एडवोकेट करता है ये कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन करो भाई, इसमें मेंबर्स जो हैं वो बढ़ाओ, अभी तक इतने मेंबर्स कम क्यों हैं। इंडिया डिमांड करता है कि उसको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएनएससी में, आया ना वही चीज़, और बट घुमा के थोड़ा सा, तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको वहाँ से भी बनाना नहीं आया है तो कैसे एग्जैक्ट पॉइंट लिखोगे अगर इंडिया के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों बनना चाहिए इंडिया को? इंडिया क्यों क्लेम करता है कि उसको यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए? क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मेजर कंट्रीब्यूटर रही है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर पावर, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर हमने डेवलप कर रखी है, बट कभी भी उसका यूज़ फर्स्ट हम नहीं करते हैं, हमने ये चीज़ बोल रखी है, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी हमने अपना रखी है। सपोर्टेड बाय, कौन कौन सपोर्ट करता है इस चीज़ को कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए? फ्रांस, रशिया और यूके ये इस बात को सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को भी इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। बट दो दुश्मन हैं हमारे जो इस बात से खुश नहीं है, वो कौन है? चाइना और पाकिस्तान। वो कहते हैं नहीं, इंडिया को तो मत बनने दो, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस,
अब इसके अलावा भी कुछ-कुछ इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो काम करती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है दैट ओवरसीज़ दोज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ध्यान रखती है एंड रेगुलेशंस दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल, मतलब वो सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका ध्यान कौन रखती है बेटा? आईएमएफ रखती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ में कितने मेंबर्स हैं? 190 मेंबर्स हैं अगर हम बात करें 19 फ़ेब 2024 के अकॉर्डिंग, और दे डू नॉट एन्जॉय एन इक्वल से, इन सबके पास इक्वल राइट नहीं है। G7 मेंबर्स के पास थोड़ा ज़्यादा राइट है, जैसे यूएस के पास 16.52%, जापान 6.15, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, इन सबका यहाँ पे देखो परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो हैव 41.29% ऑफ द वोट्स। फिर मैं ये बात करूँ चाइना की, इंडिया की देखो कितना कम है, रशिया में भी कम है, ब्राज़ील की, सऊदी अरेबिया की, ये सारे बाकी के मेंबर्स हैं इसके जो हमें याद रखने चाहिए। हालाँकि इसमें 190 मेंबर्स हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। ठीक है? नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 के अंदर क्रिएट किया गया था। इसकी एक्टिविटीज किस चीज़ पे फोकस करती हैं? आर फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, कि हमें जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करनी है। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड बात नहीं करती है, ये कहती है कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करना है, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट, इरीगेशन, रूरल सर्विसेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, pollution reduction, establishing and enforcing regulations, infrastructure, roads, urban regeneration, electricity and governance, anti-corruption, development of legal institutions। ये इन सारे मैटर्स पे काम करने की बात करती है। तो कई बारी हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ल्ड बैंक का नाम देख के हमें लगता है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह ही काम करती होगी, बट नहीं। देखो ये कितने सारी फील्ड्स में अलग अलग जगह पे काम करती है जहाँ पे कोई जल्दी ध्यान भी नहीं देता है। इट प्रोवाइड्स लोन, ये लोन प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको। इन दिस वे इट एक्सरसाइजेज enormous influence on the economic policies of developing countries। इसी तरीके से ये अपनी डिसीजंस लेकर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर उनको हेल्प करती है। इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द पुअर नेशंस। जितने भी गरीब कंट्री हैं या गरीब देश हैं, नेशंस हैं, तो उनका जो एजेंडा है, जो इकोनॉमिक एजेंडा है, उसको फुलफिल करने में भी ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है? अटैचिंग स्ट्रिंजेंट कंडीशंस टू इट्स लोन एंड फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, जो फ्री मार्केट रिफॉर्म है उसको भी ये यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल सेट करती है ग्लोबल ट्रेड के लिए। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 1995 में सेटअप करी गई थी और ये भी सक्सेसर है गैट की। गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स की। क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको क्रिएट किया गया। इसके 164 मेंबर्स हैं। 29 जुलाई 2016 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जितने भी डिसीजन है इसके unanimously, बट द अदर इकोनॉमिक पावर्स जितनी भी हैं जैसे यूएस, यूरोप और जापान, ये सारे मैनेज करते हैं टू यूज़ द WTO फ्रेम रूल्स। तो जितने भी रूल्स बनाने होते हैं इनके लिए, वो सारी यही कंट्रीज जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी कई बारी रूल्स को बनाते हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन कंप्लेन, इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज कई बारी कंप्लेन करती है कि भाई तुम्हारा प्रोसीजर बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कौन कैसे रूल्स बना रहा है और क्यों बना रहा है। एंड बीइंग पुश्ड अराउंड बाय बिग पावर्स, और कई बारी जो बिग पावर्स हैं मतलब यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, ये सब इन सबको पीछे छोड़ देती हैं, बाकी कंट्रीज को पता ही नहीं लगने देती कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जितनी भी अभी मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ उसकी डेट ज़रूर याद रखना। फाउंडिंग डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी इस पर क्वेश्चन आया था कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं उनको, तो वो तभी हो पाएगा जब आपको उसके फाउंडिंग जो ईयर्स हैं वो भी याद होंगे। फिर है IAEA, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1957 के अंदर। इट केम इनटू बीइंग टू इम्प्लीमेंट यूएस प्रेसिडेंट्स ड्वाइट आइजनहावर जो है एटम फॉर पीस, जो इन्होंने स्पीच दी थी या प्रपोजल दिया था, उसको स्टैब्लिश करने के लिए इसको लेकर आए। इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये एक ही बात करता है कि भाई अगर आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है तो उसको पीसफुल पर्पस पे ही यूज करना, अदरवाइज मत यूज करना। एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पजेस, और कभी भी इसको मिलिट्री के लिए यूज मत करना।
आईएईए जो है वो इसकी जितनी भी टीम्स हैं वो रेगुलरली इंस्पेक्ट करती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय मिलिट्री पर्पस। इस बात का ध्यान रखते हैं कि वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर है तो वो इन इस चीज़ को, मतलब ये जो न्यूक्लियर पावर है उसके पास या फिर जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब प्रेजेंट हैं उनको मिलिट्री पर्पस के लिए कभी भी यूज़ ना करे, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसके लिए यूज़ कर सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वेरी इंपॉर्टेंट, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक एनजीओ है, ठीक है। तो ये कैंपेन करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाए। इसको ये प्रमोट क्या करती है, ये प्रमोट करती है रिस्पेक्ट फॉर ऑल द ह्यूमन राइट्स इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड indivisible. It prepares and publishes report on human rights. Governments are not always happy with these reports since a major focus of Amnesty International is the misconduct of government authorities. Nevertheless, these reports play an important role in research and advocacy on human rights. तो क्या कह रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये है एक एनजीओ, ठीक है, जो कि काम करती है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स की, उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। इसका ऐसा मानना है कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पे चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, और इनको हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि इग्नोर करें। तो ये क्या करती है, ये रिपोर्ट तैयार करती है, ये रिपोर्ट तैयार करती है ह्यूमन राइट्स पे हर कंट्री के लिए। तो इसीलिए जो सरकारें हैं वो कई बार एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से खुश खुश नहीं रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मिसकंडक्ट चल रहे होते हैं उनकी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर, उसका सारा बोलबाला, ये जितनी भी पोल होती है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल खोल देती है, ठीक है। नेवरदलेस उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिसर्च के पर्पस के लिए और ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स की बात करने के लिए ये हमें हेल्प करती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो एक और इंटरनेशनल एनजीओ है जो इन्वॉल्व किया गया रिसर्च और एडवोकेसी के लिए ह्यूमन राइट्स पे। ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इवन इन द यूएस। इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन, ग्लोबल मीडिया की अटेंशन लेकर आता है ह्यूमन राइट्स अब्यूज की तरफ, कि कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स को एबॉलिश, मतलब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, तो उनकी तरफ। इट हेल्प इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोalitions, ये कहता है कि इंटरनेशनल कोalitions बनने चाहिए, लाइक कैंपेन्स टू बैन लैंड माइंस, तो जितनी भी लैंड माइंस है उसको रोकना चाहिए, टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स को यूज नहीं करना चाहिए, एंड टू स्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ये कहता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को भी स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन यूनिपोलर वर्ल्ड में कैसे काम करता है, मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड समझते हो क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही सुपर पावर होती है। बाइपोलर वर्ल्ड जिसमें दो सुपर पावर होती है। अगर आपने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर चैनल पे से देख सकते हो, ठीक है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें बहुत सारी मल्टीपल सुपर पावर्स होती हैं। आफ्टर द कोल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ऑपरेटेड इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय यूएस। तो यूनाइटेड नेशंस जब भी ऑपरेट किया गया उस समय में, कोल्ड वॉर के बाद, सिर्फ एक ही सुपर पावर थी पूरे वर्ल्ड में, वो थी यूएस, क्योंकि सोवियत यूनियन हो चुका था खत्म। तो इसके डिसीजंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, यूएस इन्फ्लुएंस करता है यूनाइटेड नेशंस के डिसीजन को। यूनाइटेड नेशन अप्रूव द यूएस लेड वॉर अगेंस्ट इराक इन कुवैत। तो यूनाइटेड नेशंस ने पता है अप्रूव भी कर दिया था इस बात को कि क्या कर सकता है यूएस जो है वो वॉर चला सकता है अगेंस्ट इराक, इराक के अगेंस्ट वॉर चला सकता है कुवैत में 1991 में। तो सोचो वॉर चलाने के लिए यूएस को परमिशन दे रहा है, तो कैसे डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव हो रहा है ना यहाँ पे। हाउएवर द यूएस इन्वेटेड इराक, हालांकि यूएस ने इराक को इन्वेड किया था 2003 में और यूनाइटेड नेशंस का अप्रूवल भी नहीं लिया था, ठीक है। दिस रेज क्वेश्चन, इसी बात से यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं कि यूनाइटेड नेशन कैसे काम कर रहा है, कैसे वो इंडिपेंडेंस और रिलीवेंस रखता है। डिस्पाइट लिमिटेशंस, इतनी लिमिटेशंस होने के बाद भी यूनाइटेड नेशन यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल रहता है फॉर ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन, ठीक है। कोशिश करता रहता है कि हमेशा ग्लोबल पीस बनी रहे, कोऑपरेशन बना रहे, ठीक। अब सबसे ज़्यादा बजट में कंट्रीब्यूशन भी यूनाइटेड स्टेट्स देता है, तो कई बार उसके जो डिसीजंस हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। इंडिया के रोल की बात करूँ यूनाइटेड नेशंस में, तो वो क्या है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का 1945 में ही, ठीक है। इसने एक बहुत एक्टिव रोल प्ले किया पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, हमेशा हम भेजते हैं हमारी जितनी भी मिलिट्री होती है उनको। सपोर्टेड डीकोलोनाइजेशन एंड द एंड ऑफ अपार्थेड। अपार्थेड क्या होती है, एक ऐसी रेजिम जिसके अंदर ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको खत्म करवाया साउथ अफ्रीका में, सपोर्ट किया हमने पूरा, और डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को भी सपोर्ट किया कि कोलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी कंट्री को अपना गुलाम बनाना गलत है,
ठीक। एडवोकेटेड, हमने एडवोकेट किया डिसआर्मामेंट को और इक्विटेबल इकोनॉमिक ऑर्डर को कि हमारे पास ज़्यादा हथियार नहीं होने चाहिए, हथियार हमें डेवलप नहीं करने चाहिए। और ये भी बोला कि इकोनॉमिक ऑर्डर को भी हमें इक्विटेबल रखना है, मतलब और ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। कंटिन्यूज़ टू सपोर्ट मल्टीलेटरलिज़्म, ये मल्टीलेटरलिज़्म को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, इन सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। यानी सबकी बात सुननी चाहिए, किसी एक कंट्री की नहीं सुननी चाहिए, ये चीज़ इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है इस बात को। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में, ये हाईएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है? अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जितनी भी हाईएस्ट है उनमें से एक इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस की कॉन्ट्रिब्यूशंस में। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं चैप्टर के कॉन्क्लूजन में। और कॉन्क्लूजन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने देखा, यूनाइटेड नेशंस ने कितना ज़्यादा सक्सेसेस अचीव करी हैं, बट फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये भी देखा देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर रिफॉर्म्स, की रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेटिक और इफेक्टिव बनाना होगा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को स्पेशली। वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की कि वो प्रमोट करें पीस को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दें, एनकरेज करें। और यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसलिए वर्ल्ड में आज भी। आई होप आप सबको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इस चैप्टर में से। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगा है ना, तो दोबारा से वीडियो देखना और दोबारा से इसको कंप्लीट कर देना, ठीक है? इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जब एक बार किसी चीज़ को देख रहे हो, एक बार एक चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर थोड़ा-सा क्लियर नहीं हुआ है, तो वो उसी जगह से दोबारा से क्लियर हो सकता है, ठीक है? आप फिर से दोबारा से कहीं और किसी और तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, फिर आपको वो जो मेथड है वो समझ में नहीं आएगा, तरीका समझ नहीं आएगा। हाउएवर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, लाइक नहीं करते हो और एक कमेंट करके तक नहीं बताते हो कि वीडियो कैसा लगा है। बहुत कम कमेंट्स ऐसी आती हैं जो मुझे पता चल पाता है। हालाँकि जब बाद में रिज़ल्ट आता है, तब फिर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम। बट जब तक मैं बनाऊँगी कैसे? जब तक आप कमेंट करके मुझे बताओगे नहीं कि इस चैप्टर पे वीडियो लेकर आओ, तब तक मैं वीडियो कैसे लेकर आऊँगी? ठीक है? तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना कि मैम चैप्टर अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे लेकर आना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आपको इसके नोट्स जो है वो मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।